हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियटिक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 11वीं क्लास रहेगी। इससे पहले 10 क्लासेस ऑलरेडी कराई गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ड्यूरिंग अ बेसिक पैराफिन ट्रीटमेंट व्हाट शुड बी अप्लाइड फर्स्ट टू द ट्रीटमेंट एरिया। यानी एक बुनियादी पैराफिन उपचार के दौरान उपचार क्षेत्र में पहले क्या लगाना चाहिए। ऑप्शंस हैं हाथ का मलहम यानी हैंड लोशन, या फिर पैराफिन, या फिर क्योलिन, या फिर विषाक्त निवारण घोल यानी डिटॉक्सिफाइंग जेल। तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए एक बुनियादी पैराफिन उपचार के दौरान उपचार क्षेत्र में पहले क्या लगाया जाता है? डिटॉक्सिफाइंग जेल को लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट टाइप ऑफ स्पा incorporates the service of physicians and emphasize lifestyle changes by encouraging optimal health and wellness। यानी किस तरह का स्पा चिकित्सकों की सेवाओं को शामिल करता है और श्रेष्ठतम स्वास्थ्य और कल्याण को प्रोत्साहित करके जीवन शैली जो है को बेहतर बनाता है। ऑप्शन है आपका डे स्पा, या फिर आपका स्वास्थ्य और सौंदर्य स्पा यानी फिटनेस एंड ब्यूटी स्पा, या फिर चिकित्सा कल्याण स्पा यानी मेडिकल वेलनेस स्पा, या फिर गंतव्य स्पा यानी डेस्टिनेशन स्पा। तो कौन सा स्पा इसमें सबसे बेहतर होता है? चिकित्सकीय सेवाओं को भी शामिल करता है और स्वास्थ्य को भी अपने आपके श्रेष्ठतम कल्याणकारी वो सिद्ध होता है। तो ऐसा कौन सा स्पा होता है? ये होता है आपका मेडिकल वेलनेस स्पा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज केओलिन यानी चीनी मिट्टी क्या है? ऑप्शन से आपका ब्राउन मिट्टी होती है, या फिर आवश्यक तेल यानी इसेंशियल ऑयल होता है, या फिर समुद्री सिवार यानी सी वीड होता है, या फिर जड़ी बूटी यानी हर्ब होता है। तो चीनी मिट्टी क्या है? एक तरह का ये एक तरह का ब्राउन क्ले होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ब्राउन मिट्टी होती है, भूरी मिट्टी होती है, जिसको चीनी मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेवर परफॉर्म अ पेडिक्योर ऑन फीट विथ अ कंटेजियस डिजीज सच एज। यानी कभी भी एक संक्रामक बीमारी वाले पैरों पर पेडिक्योर न करें, जैसे कि क्या हो सकता है? शिकनदार नाखून हो यानी फॉरवर्ड नेल्स, या फिर लटके नाखून हो यानी हैंग नेल्स, या फिर दाद हो यानी रिंगवॉर्म, या फिर कठोर उपत्वचा हो यानी रफ क्यूटिकल्स हो। तो कब आपको पेडिक्योर करने से बचना चाहिए? जब आपका जो है रिंग वॉर्म हो यानी जब दांत की समस्या हो, तो उस कंडीशन में पेडिक्योर से बचना चाहिए। बाकी पेडिक्योर सिकंदर नाखून के लिए भी किया जा सकता है, लटके नाखूनों के लिए भी किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में, दांत की कंडीशन में पेडिक्योर नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेल पॉलिश इज अप्लाइड। नेल पॉलिश लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है नेल पॉलिश? सही तरीका क्या होता है? ऑप्शन है ओवर द टॉप कोट यानी शीर्ष कोट पर लगाएंगे, ओवर द बेस कोट पर लगाना चाहिए, या फिर बिफोर द बेस कोट से पहले लगाना चाहिए, या फिर सीलर पर यानी ओवर द सीलर। तो नेल पॉलिश अप्लाई करने का, नेल पॉलिश लगाने का सही तरीका क्या होता है? ओवर द बेस कोट यानी पहले हमें बेस कोट लगाना चाहिए, फिर उसके ऊपर नेल पॉलिश लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टू रिमूव स्टेन ऑन फिंगर नेल्स यूज नेल ब्लीच। और यानी नाखून पर दाग को हटाने के लिए नाखून ब्लीच का प्रयोग करेंगे, या फिर
इसकी जगह और क्या इस उपयोग कर सकते हैं नाखून पर दाग हटाने के लिए? ऑप्शन है आपके एसीटोन का, या फिर एक तेल मैनिक्योर का एंड ऑयल मैनिक्योर, या फिर शुष्क नाखून का यानी ड्राई नेल पॉलिश, या फिर पेरोक्साइड। तो यहाँ पर नाखून पर से दाग को हटाने के लिए नेल ब्लीच के साथ साथ और क्या हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर? तो ये आप पेरोक्साइड अप्लाई कर सकते हैं, या तो नेल ब्लीच अप्लाई करिए या फिर पेरोक्साइड अप्लाई करिए, इससे नाखून के जो दाग होते हैं वो हटाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हॉट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स? हॉट हाइड्रोथेरेपी उपचार से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन से आपके सूजन बढ़ता है, इंक्रीज एडेमा, या फिर मांसपेशी संकुचन बढ़ाता है यानी इंक्रीज मसल कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर दिल की धड़कन दर कम हो जाती है यानी डिक्रीज हार्ट रेट, या फिर रक्त प्रवाह घटता है यानी डिक्रीज ब्लड फ्लो। तो क्या इस कंडीशन में क्या हो सकता है? हॉट हाइड्रोथेरेपी उपचार से क्या प्रभाव हो सकता है? तो ये होता है इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी मांसपेशियों में संकुचन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी मांसपेशियां झूल गई रहती हैं, ढीली हो जाती हैं, उनमें मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है, तो ये हॉट हाइड्रोथेरेपी का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज फिंगर नेल ग्रोज एट अ रेट ऑफ अबाउट डैश पर वीक, यानी औसत नाखून प्रति सप्ताह लगभग डैश की दर से बढ़ता है। किस दर से बढ़ता है? ऑप्शन है आपके 0.5 mm पर वीक के दर से, या फिर 5 mm पर वीक के दर से, या फिर 5 सेंटीमीटर पर वीक के दर से, या फिर 0.5 इंच। तो औसत नाखून प्रति सप्ताह लगभग कितना बढ़ता है? ये बढ़ता है आपका 0.5 mm पर वीक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट पार्ट इज स्लाइटली ओपेक इन नेल, यानी कौन सा भाग अस्पष्ट नाखून होता है? ऑप्शन से आपके नेल मेंटल, या फिर नेल प्लेट यानी नाखून सतह, या फिर लूनुला, या फिर मैट्रिक्स। तो कौन सा भाग जो होता है वो अस्पष्ट नाखून होता है? तो ये क्या होता है? लूनुला होता है। लूनुला क्या होता है? आपने अपने नाखून पर देखा होगा, बहुत सारे लोगों के ऊपर बना होता है, नाखून के ऊपर एक चांद के आकार का वाइट रहता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? लूनुला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर मेडिटेशन टू बी इफेक्टिव यू नीड टू डैश, यानी ध्यान प्रभावी होने के लिए आपको डैश की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? मेडिटेशन को यानी ध्यान प्रभावी के लिए, मेडिटेशन को और प्रभावी बनाने के लिए आपको और किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है? ऑप्शन है आपका कम आउट द मेडिटेटिव स्टेट क्विकली, यानी ध्यान स्थिति से जल्दी बाहर आ जाना, या फिर प्रैक्टिस इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी इसे नियमित आधार पर अभ्यास करना, या फिर मेडिटेट इन सेशन लास्टिंग लॉन्गर देन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट से अधिक समय तक चलने वाले सत्रों में ध्यान देना, या फिर कॉन्शियसली फोर्स योर सेल्फ रिलैक्स वाई मेडिटेटिंग, यानी सावधानी पूर्वक ध्यान में रहते हुए अपने को आराम करने के लिए मजबूर करना। यहाँ पर ध्यान प्रभावी यानी मेडिटेशन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? डेली प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, यानी आपको नियमित अभ्यास करते रहना होगा मेडिटेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन मेडिटेशन किए और 4 दिन नहीं किए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसके लिए रेगुलर आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज फॉर्म्स प्राणायाम इज ऑल्सो नोन एज बेलोस ब्रीथ, यानी प्राणायाम के इन रूपों में से कौन सा रूप बेलोस ब्रीथ के रूप में भी जाना जाता है? बेलोस ब्रीथ के रूप में और किसको जाना जाता है? ऑप्शन है विलोमा, या फिर उज्जाई, या फिर भस्त्रिका, या फिर भ्रामरी।
तो यहाँ प्राणायाम के इन रूपों में से कौन सा रूप को बेलोस ब्रीथ के रूप में भी जाना जाता है? ये होती है भस्त्रिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। भस्त्रिका को जो है बेलोस ब्रीथ के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चक्रास मतलब एनर्जी सेंटर हैव बीन envisioned in a normal human body, यानी एक सामान्य मानव शरीर में कितने चक्र यानी ऊर्जा केंद्र की कल्पना की गई है? एक सामान्य मानव में कितने ऊर्जा चक्र यानी ऊर्जा केंद्र की कल्पना की गई है यहाँ पर? तो 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं। पहले आपने शक्तिमान देखते रहे होंगे, तो शक्तिमान में देखा होगा जब आप शक्तिमान अपने मुद्रा में आता था तो उसकी पीठ पे 7 चक्र दिखते थे, तो ये क्या चक्र हैं? ऊर्जा केंद्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं सामान्य मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूजुअली टिंटेड कॉस्मेटिक अप्लाइड एज अ बेस बिफोर मेकअप इज, यानी मेकअप से पहले आधार के रूप में लागू आमतौर पर रंगा हुआ कॉस्मेटिक है। कौन सा है? ऑप्शंस है, पाउडर है, आधार यानी फाउंडेशन है, या फिर पना देने वाला यानी कंसीलर है, या फिर चीक कलर है। तो यहाँ मेकअप से पहले आधार के रूप में लागू आमतौर पर रंगा हुआ कॉस्मेटिक कौन सा है? ये होता है फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a type of foundation that is moist when applied but dries to powdery finish is, यानी एक प्रकार आधार जब लगाया जाता है तो नम होता है, लेकिन जब खत्म होता है यानी तो क्या हो जाता है? सूख जाता है। यानी जब लगाते टाइम वो आपका गीला रहता है और जब आप फिनिशिंग दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपने आप ड्राई हो जाता है। तो ये क्या होता है? ऑप्शन से आपके क्रीम टू पाउडर फाउंडेशन, या फिर लिक्विड फाउंडेशन, या फिर क्रीम फाउंडेशन, या फिर पाउडर फाउंडेशन। तो एक प्रकार का फाउंडेशन कौन सा है जो लगाते टाइम गीला होता है, नम होता है, और लगाने के बाद क्या होता है? वो सूख जाता है। तो ऐसा कौन सा होता है? क्रीम टू पाउडर फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फेस पाउडर इज यूज्ड टू, यानी फेस पाउडर का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है? क्यों किया जाता है? ऑप्शन से सेट द फाउंडेशन को सेट करने के लिए, या फिर इवन स्किन टोन ऑन कलर, यानी यहाँ तक कि त्वचा टोन और रंग भी, या फिर क्रिएट्स मोर अट्रैक्टिव फेशियल कंटूर्स, यानी अधिक आकर्षक चेहरा बनाने के लिए, या फिर गिव अ नेचुरल लुकिंग ग्लो टू द फेस, यानी चेहरे पर प्राकृतिक दिखने वाली चमक देने के लिए। तो फेस पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? सेट द फाउंडेशन को सेट करने के लिए फेस पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When choosing an eyebrow color for your client avoid, यानी अपने ग्राहक के लिए भौं रंग चुनते समय इससे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? ऑप्शंस है, अप्लाइंग इट आफ्टर ट्वीजिंग और वैक्सिंग, यानी चिमटा या मोम के बाद इसे लगाना चाहिए, या फिर हार्श कंट्रास्ट बिटवीन हेयर एंड आईब्रो कलर, यानी बाल और भौं के रंग के बीच काफ़ी विरोधाभास होता है, या फिर लाइटनिंग द आईब्रोज, भौं हल्के करना, या फिर फिलिंग इन स्पार्स एरिया, यानी बिरल क्षेत्रों में भरना। यानी अपने ग्राहक के लिए भौं का रंग चुनते समय किससे बचना चाहिए? यहाँ पर हार्श कंट्रास्ट बिटवीन हेयर एंड आईब्रो कलर, यानी बाल और भौं के रंग के बीच काफ़ी विरोधाभास, यानी भौं और आपके बालों का रंग सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भौं आपकी ब्राउन आपने कर दिया और बाल आपके ब्लैक हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ऑड लगेगा, है ना। या फिर उल्टा कर दें, बाल आपके भूरे हैं और आपकी भौं क्या कर दी जाए? काली कर दी जाए, तो उससे ऑड लगेगा आपका फेस। तो इस तरह से इससे बचना चाहिए, यानी हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि बाल और आईब्रोज का कलर सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द वर्कप्लेस कोड ऑफ प्रैक्टिस द फर्स्ट एड शुड नॉट कंटेन, यानी कार्यस्थल की आचार संहिता में प्राथमिक चिकित्सा में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन से क्रीप बैंडेज, यानी क्रीप पट्टियाँ, या फिर एडहेसिव टेप, चिपकाने वाला टेप, या फिर गैर चिपकने वाला ड्रेसिंग, नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग्स,
या फिर दवाइयाँ यानी मेडिकेशंस। तो यहाँ पर इन वर्क प्लेस कार्यस्थल की आचार संहिता में प्राथमिक चिकित्सा में क्या नहीं होना चाहिए, ये आपका यहाँ पर एक मिनट, कार्यस्थल की आचार संहिता में प्राथमिक चिकित्सा में नहीं होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा में क्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर नॉन एडहेसिव वाला ड्रेसिंग है ना, ये दवाइयाँ तो होनी चाहिए, मतलब कि जो आपका नॉर्मल पेन किलर होता है वो भी होना चाहिए, क्रीप बैंडेज भी होना चाहिए छोटी मोटी चोट के लिए, फिर चिपकने वाला टेप, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर चिपकने वाला टेप होना चाहिए, गैर चिपकने वाला ड्रेसिंग यानी यहाँ कॉटन की बात कर रहा है। तो ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें तो होनी ही चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। मेरे ख्याल से यहाँ पर एडहेसिव टेप नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 20 मेरे ख्याल से सही है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सही आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अभी के लिए आंसर बी यहाँ पर मुझे सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दिस शुड योर होम फर्स्ट एड किट इंक्लूड, यानी इनमें से किसे आपके घरेलू प्राथमिक चिकित्सा में किट में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर कैलेमाइन लोशन या फिर एस्पिरिन या फिर ये सभी। तो घरेलू प्राथमिक चिकित्सा किट जो होती है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें क्या शामिल होना चाहिए, तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर शामिल होनी चाहिए, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। और इसमें भी मुझे लग रहा है कि ये चारों ही चीज़ें आपकी फर्स्ट एड बॉक्स में होनी ज़रूरी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीथिंग नॉर्मली, आप कब तक यह जांचेंगे कि बेहोश हताहत व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है या फिर ले रही है। ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड यानी लगभग 10 सेकेंड तक हम इंतज़ार करेंगे, या कम से कम 10 सेकेंड, या फिर बिल्कुल 10 सेकेंड यानी एग्जैक्ट 10 सेकेंड, या फिर 10 सेकेंड से अधिक नहीं। तो आप कब तक जांचेंगे कि कोई बेहोश व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है कि नहीं, 10 सेकेंड तक जांचेंगे, उससे अधिक नहीं। यानी 10 सेकेंड तक अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड योर फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिकल बर्न, यानी इलेक्ट्रिकल बर्न का उपचार करते समय आप सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शन है आपके इंश्योर दैट कैजुअलिटी इज स्टिल ब्रीथिंग, यानी सुनिश्चित करेंगे कि हताहत व्यक्ति अभी भी सांस ले रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वॉश द बर्न विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से धोएंगे जहाँ पर जला हुआ है। या फिर चेक फॉर डेंजर एंड इंश्योर दैट कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन, खतरे की जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि विद्युत स्रोत से संपर्क जो है वो टूट गया है कि नहीं। और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रतिक्रिया के स्तर की जांच करेंगे, चेक फॉर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बर्न का उपचार करते समय आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कांटेक्ट है यानी जो मेन स्विच है वो ऑफ हो गया है कि नहीं। ठीक है, फिर आप जो है जो प्रभावित व्यक्ति है, जो आपका हताहत व्यक्ति है, उसके पास फिर जाएंगे। आप क्विकली आपका रिस्पांस क्या होना चाहिए, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है आप तुरंत मेन स्विच को ढूंढकर पहले मेन स्विच से लाइट को कट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम अ नोज ब्लीड, यानी नक्सीर से रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। कभी कभी होता है नाक से खून आने लगता है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं, नक्सीर से खून के बहाव को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके सिट कैजुअलिटी डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज, यानी पीड़ित व्यक्ति को बैठाएं, उसे आगे की ओर झुकाएं और नाक के कोमल हिस्से में पिंच करेंगे। या फिर सिट कैजुअलिटी डाउन, लीक बैकवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज, यानी पीड़ित व्यक्ति को बैठाएंगे, पीछे की ओर झुकाएंगे और नाक के कोमल हिस्से में पिंच करेंगे। या फिर पीड़ित व्यक्ति को लिटाएंगे और नाक के कोमल हिस्से में पिंच करेंगे। या फिर
ऑप्शन है पीड़ित व्यक्ति को लिटाएं और नाक के ऊपरी हिस्से में पिंच करें। तो इनमें से कौन सा जो है स्टेप आपको लेना चाहिए जब नाक से खून का स्त्राव हो रहा है? इसमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए? पीड़ित व्यक्ति को बैठाएंगे, उसे आगे की ओर झुकाकर और नाक के कोमल हिस्से में पिंच करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबेकस ग्लैंड आर फाउंड इन। सेबेकस ग्रंथियाँ इनमें पाई जाती हैं। कहाँ सेबेकस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है आपका स्तनधारियों की त्वचा का एपिडर्मिस में, यानी एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स, या फिर स्तनधारियों की त्वचा की डर्मिस यानी डर्मिस ऑफ स्किन मैमल, या फिर मेढक के पेट का उपकला यानी एपिथेलियम ऑफ स्टमच ऑफ फ्रॉग, या फिर मेढक की आंत की उपकला यानी एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग। तो यहाँ पर सीबेकस ग्रंथियाँ किन में पाई जाती हैं? सीबेकस ग्रंथियाँ पाई जाती है डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ मैमल यानी स्तनधारियों की त्वचा की डर्मिस। ठीक है, जो सीबेकस ग्रंथियाँ होती हैं वो त्वचा के ऊपर पाई जाती हैं, जिससे सीबेकस ग्लैंड से जो है आपकी सीबेकस निकलता रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मैलाफिगियन लेयर ऑफ द स्किन इज अ पार्ट ऑफ। त्वचा की मालपीघियन परत एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ऑप्शन है आपका डर्मिस का, या फिर एपिडर्मिस का, या फिर त्वचा के नीचे की वसा, या फिर आपका केसकोप यानी हेयर फॉलिकल। तो त्वचा की मालपीघियन परत एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ये है एपिडर्मिस का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द सडरिफेरस ग्लैंड ऑफ द स्किन सीक्रेट, यानी त्वचा की स्वेद ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं स्वेद ग्रंथियाँ? ऑप्शन है हार्मोन, या फिर पानी और नमक यानी वाटर एंड सॉल्ट, या फिर तेल यानी ऑयल, या फिर सीबम। तो यहाँ पर त्वचा की जो स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं उसमें से क्या स्रावित होता है? उसमें से वाटर एंड सॉल्ट यानी पानी और नमक, जो पसीना होता है वो स्रावित होता है स्वेद ग्रंथियों से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द स्किन फंक्शंस एज अ स्टोरेज ऑर्गन बिकॉज द डीपर लेयर ऑफ डर्मिस स्टोर, यानी त्वचा एक भंडारण अंग के रूप में कार्य करती है क्योंकि डर्मिस स्टोर की गहरी परतें भंडारित करती हैं। ऑप्शन से आपका वाटर एंड फैट को भंडारित करती हैं, या फिर प्रोटीन को, या फिर कार्बोहाइड्रेट को, या फिर इन सभी को। तो त्वचा का एक भंडारण अंग किस रूप में कार्य करती है? डर्मिस स्टोर की गहरी परतें क्या भंडारित करती हैं? तो ये आपकी जो पसीने होते हैं, पानी और वसा, इसको भंडारित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल फॉर गैल्वेनिक मशीन्स आर मेड ऑफ। गैल्वेनिक मशीन के उपकरण बने होते हैं, किससे बने होते हैं गैल्वेनिक मशीन के उपकरण? ऑप्शन है क्ले से यानी चिकनी मिट्टी से, या फिर धातु यानी मेटल से, या फिर लकड़ी से, या फिर प्लास्टिक से। तो गैल्वेनिक मशीनों के उपकरण किससे बने होते हैं? मेटल से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ यूजिंग वुड लैम्प इज टू। लकड़ी के दीपक का उपयोग का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन से हीट के लिए यानी गर्मी के लिए, उत्पाद का इस्तेमाल करना, अप्लाई प्रोडक्ट्स, या फिर त्वचा की स्थिति का विश्लेषण करना, एनालाइज द स्किन कंडीशन, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो लकड़ी के दीपक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर एनालाइज द स्किन कंडीशन, त्वचा की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए लकड़ी के दीपक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इज द सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड होता है ये, बिकम टू एक्टिव व्हाट वुड हैपन टू द स्किन। यदि वसामय ग्रंथियाँ, जो तैलीय ग्रंथियाँ होती हैं, बहुत सक्रिय हो जाती हैं तो त्वचा का क्या होगा? त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन से आपका ऑयली एक्ने, तैलीय मुहासे निकल आएंगे, या फिर रेडन हो जाएगा, चेहरा आपका लाल हो जाएगा, या स्किन लाल हो जाएगी, या फिर पीलिंग यानी आपकी स्किन छिलने लगेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो जब यदि आपकी तैलीय ग्रंथियां जो होती हैं वो बहुत अधिक सक्रिय हो जाएंगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, ऑयली एक्ने होने लगते हैं, आपकी त्वचा पर मुहासे निकलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ विटिलिगो यानी लेक ऑफ पिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन या फिर वाइट स्पॉट। यानी विटिलिगो रंजकता, हाइपोपिगमेंटेशन, श्वेत धब्बा की झील का मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन से एक्ने यानी मुहासे, पीलिंग यानी छिलना, रेडनिंग यानी त्वचा का लाल हो जाना, या फिर डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। तो ये क्या होता है, श्वेत धब्बों की झील का मुख्य कारण क्या हो सकता है, पीलिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पीलिंग का मतलब जब त्वचा आपकी छिलने लगती है तो उससे क्या होता है, सफ़ेद धब्बे शरीर पर पड़ने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द गैल्वेनिक मेथड ऑफ हेयर रिमूवल यूजेस। यानी बाल को हटाने की गैल्वेनिक विधि का उपयोग करते हैं। किस गैल्वेनिक विधि का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर माइक्रो एनालिसिस या फिर प्रोटियोलिसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बालों की हटाने की यानी हेयर रिमूवल के लिए किस गैल्वेनिक विधि का यूज किया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस विधि का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।